तीन टॉपिक कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गति, बल और गति के नियम, मोशन, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गति। गति क्या है? समय के साथ किसी वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है, जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि लीनियर मोशन या रेखीय गति क्या होती है। तो नाम से ही क्लियर है कि भाई रेखीय गति क्या है? जो गति एक रेखा के अनुदिश होती है। मतलब यदि कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करता है तो रेखीय गति के कहलाती है। अब एग्जाम्पल जैसे क्या है कि कोई गाड़ी है, हम सीधी सड़क पे चला रहे हैं तो वो हमारा एक रेखीय गति हो गई। या जैसे कोई पेड़ से फल गिरा तो वो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट गिरता है, वो जैसे गिरता हुआ सेब एग्जाम्पल इसमें हमने दिखा रखा है। ये गाड़ी जा रही है या ट्रेन जा रही है या ये जो साइकिल चला रहा है या जो ये स्विमिंग कर रहा है, ये सब एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। मतलब वस्तु सीधी रेखा में जा रही है, इधर उधर मोशन नहीं कर रही। अब दूसरी हमारी है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ये भी नाम से क्लियर है कि अगर यदि वस्तु वर्ताकार पथ में गति करेगी तो वृत्तीय गति कहलाएगी। वस्तु की वर्ताकार पथ पर गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल घड़ी की सुई हो गई, वो अपने वर्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगाती रहती है। और जो ग्रह जो प्लेनेटरी मोशन है वो भी हमारी सर्कुलर मोशन को बताती है। ये वाइब्रेशन, कंपन गति, ये भी नाम से क्लियर है कि वस्तु में साम्यावस्था के इधर उधर मतलब वाइब्रेशन की वजह से जो गति होती है। जैसे कंपाउंड पेंडुलम है, उसको हम छोड़ दिए तो वो इधर उधर गति करता रहता है अपने। एक है घूर्णन गति, ये भी नाम से क्लियर है कि वस्तु की घूर्णन के कारण जो गति होती है या अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा पृथ्वी का घूर्णन, पहिए का घूमना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं घूर्णन गति के। अब हम गति के जो पैरामीटर हैं क्या क्या हैं उनको एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, दूरी और विस्थापन दोनों में क्या डिफरेंस है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी हमेशा वास्तविक में तय किए गए पथ को बताती है। मतलब जो पथ हमारा या जो भी पाथ है वो रियली जो हम करते हैं, घूमते हैं, जो भी तय करते हैं उसको दूरी कहते हैं। जबकि जो विस्थापन है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी को बताता है, मिनिमम डिस्टेंस को बताता है विस्थापन। और विस्थापन सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है चाल और वेग। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। वेग क्या हो गया, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन की दर। चाल दूरी में परिवर्तन या दूरी में समय के साथ परिवर्तन को चाल कहते हैं। ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। इसको सी से व्यक्त करते हैं, इसको वी से व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट आता है त्वरण। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब मैं आपको तीन पॉइंट है, तीनों एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले विस्थापन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में तय की गई दूरी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। वेग, ये हमारा जो विस्थापन है, विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, विस्थापन बटा समय, इसको वेग v बोलते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, क्योंकि जो विस्थापन है वो दूरी है, इसका मात्रक हमारा मीटर होता है। ऐसे ही जब बात हम त्वरण की करेंगे तो जो त्वरण है, त्वरण को एक्सीलरेशन, इसे a से व्यक्त करते हैं। ये वेग में परिवर्तन की दर को बताता है, वेग बटे समय, इसे a से व्यक्त करते हैं। और जो इसका मात्रक है वो होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब गति के तीन समीकरण हैं और गति के तीन ही नियम हैं।
तो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये गति की 3 समीकरणें कौन कौन सी हैं, या न्यूटन की गति की समीकरण भी बोलते हैं इनको। तो जो गति की प्रथम समीकरण है वो हमारी होती है v बराबर u प्लस ए टी। गति की दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तो t तो समय है, s तय की गई दूरी है, u प्रारंभिक वेग है किसी वस्तु का, और a त्वरण को दर्शाता है। ये है गति की दूसरी समीकरण, द्वितीय समीकरण। जबकि प्राथमिक समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, जहां पे ये अंतिम वेग को बताता है v, ये प्रारंभिक वेग को, a त्वरण को, और t समय को बताता है। और जो तीसरी समीकरण है ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण और तय की गई दूरी के बीच के संबंध को बताता है। तो गति की हमारी 3 समीकरण है जो परीक्षा की दृष्टि से आपको डायरेक्ट तीनों में पूछ सकता है। निम्न में से कौन सी गति की प्रथम समीकरण है, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये आपकी गति की प्रथम समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है गति की, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड। तीसरी क्या है, जो v स्क्वायर है वो u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति की तीसरी समीकरण है। जहां u मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। अब आता है बल। बल क्या है, बल फोर्स क्या है, फोर्स एक ऐसा कारक या फैक्टर है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, मतलब किसी वस्तु की जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन करता है बल। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल, इसके एग्जाम्पल हमारे हैं घर्षण बल, तनाव बल, वायु प्रतिरोध, अभिलंब बल। असंपर्क नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, इसके गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये सब इनके प्रकार हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशंस। अभी मोशन के बारे में डिस्कस किया था, फिर मोशन की इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मोशन है उसके लिए न्यूटन्स की गति के कौन कौन से नियम है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो पहला नियम है हमारा वो है जड़त्व का नियम न्यूटन का, जिसको प्रथम नियम बोलते हैं, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जो दूसरा नियम है उसको संवेग का नियम भी बोलते हैं। और जो तीसरा नियम है हमारा न्यूटन की गति का, उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। या अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि भाई जड़त्व का नियम कौन सा है, या लॉ ऑफ इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट करता है, या बल नियम भी बोलते हैं, या मोमेंटम या फोर्स सेकंड लॉ क्या है, और तीसरा एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है न्यूटन की गति का। तो एक एक को डिस्कस करके मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। हाँ, जो आपका परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा वो इन तीनों में से इस पे थ्योरेटिकल बनेगा, इस पे बनेगा न्यूमेरिकल, या जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो बनेगा। अब मैं आपको बताता चलता हूं एक एक करके कौन सा है। प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम में अगर यदि जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, या वो एक समान या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वह उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करें।
विराम अवस्था में है तो वह विराम रहेगी, एक समान गतिशील है तो एक समान गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं आरोपित किया जाए। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब जो चीज जैसी है वो वैसी की वैसी ही रहना चाहती है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, एक समान वेग से गतिशील है तो वह उसी एक समान वेग से गतिशील रहेगी। जैसे एग्जाम्पल में बताया है, जड़त्व का जो टाइप है विराम जड़त्व और गतिशील जड़त्व। मतलब जो वस्तु रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहेगी, जो गतिशील है एक समान वेग से है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, तो वो उसी से चलना चाहेगी कंटिन्यू। और एक है दिशा का जड़त्व, मतलब वस्तु अपनी दिशा को बनाए रखना चाहती है। जैसे कोई सीधी दिशा में जा रही है तो वो लेफ्ट या राइट ना करके उसी डायरेक्शन में जाए जब तक उस पर हम कोई फोर्स आरोपित नहीं करें। अब ये एग्जाम्पल है, जैसे कि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, अचानक से ब्रेक लगेगा तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, या गाड़ी में हम बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है, अचानक से चलेगी तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये सारे उसके इनर्शिया के या लॉ ऑफ इनर्शिया जो बोलते हैं जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम की, जिसको बल का नियम भी कहते हैं या संवेग का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। अर्थात जो F है वो dp बाई dt होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, या F बराबर m a। क्योंकि जो a होता है हमारा dv बाई dt होता है, जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है, और दूसरा हमें पता है भाई एम वी डी बाई डी टी, और ये वी एम वी क्या होता है हमारा मोमेंटम, इसलिए इसको डी पी बाई डी टी। क्या है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसको संवेग का नियम भी कहते हैं, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। अर्थात F बराबर डी पी बाई डी टी या F बराबर एम ए, जहाँ F बल को बताएगा, A त्वरण को बताएगा, M वस्तु के द्रव्यमान को बताएगा, P संवेग को बताएगा। अब बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नाम से ही क्लियर है, एक्शन रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन। मतलब कोई भी क्रिया है वो अपने एक समान विपरीत प्रतिक्रिया करती है। मतलब जब एग्जाम्पल में हम लेंगे तो हम पैदल चलते हैं तो हम आगे की तरफ चलते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। और जैसे बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की दिशा में जाती है, बंदूक पीछे की दिशा में जाती है। ऐसे ही जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो वो जो उसके ईंधन की लपटें हैं वो नीचे की तरफ छोड़ता है। ये सारे एक्शन रिएक्शन लॉ के ही एप्लीकेशन पार्ट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि रॉकेट का उड़ना, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर बंदूक का झटका या जो कंधे पे झटका लगता है, वो चलते समय पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलना और खुद को आगे की तरफ बढ़ना, ये सब हमारे गत। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का आपको पता ही है कि भाई गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने बताई थी। और क्या बताया था कि जब दो पिंड जो अलग अलग द्रव्यमानों के होते हैं तो उनके पिंडों के बीच की दूरी पर जो बल महसूस किया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो F है, दो पिंड हैं, एक m1 मास का है और एक m2 मास का है, तो इन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती गुणनफल के
और इन दोनों m1 m2 मास के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इनको लिखते हैं तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, प्रोपोर्शनल समानुपाती को हटाएंगे तो g आ जाएगा, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, और ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल हो गया F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या है। तो G बराबर m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, जहां m1 m2 दो पिंडों के द्रव्यमान है और r इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। जैसे ये मैंने मान लिया m1, ये मैंने मान लिया m2, और ये बीच की दूरी, तो G बराबर m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, वे वही बात है जो मैंने भी बताई है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, और जो बल है वो दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वेयर, जहाँ m1 m2 दो पिंडों के द्रव्यमान है, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, g गुरुत्वीय नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब बात करेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण की कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं और जिसका मान जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, और जो जी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो जी का मान है पृथ्वी से ऊंचाई और गहराई पे डिपेंड करता है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, सॉरी घटता है, और गहराई में जाने ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और गहराई पर जाने के बाद जी का मान घटता है। और जो जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो आपके क्वेश्चन पूछेगा, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0। और दूसरा अक्षांश पे पूछेगा तो कि अक्षांश के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार से चेंज होता है। तो जो हमारे पोल हैं, जो ध्रुव हैं, उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, गहराई पे जाने पर जी का मान घटता है, ऊंचाई पे जाने पर जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान और भार की, कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। मास किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान स्थिर राशि है, मतलब ये बदलती नहीं है जगह के स्थान जगह, और एक अदिश राशि है द्रव्यमान, और इसका मात्रक किलोग्राम होता है, और किससे? केमिकल बैलेंस से, या इसको हम माप लेते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है। यह एक स्थिर राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। और जो द्रव्यमान है वह स्थान के साथ अपनी राशि को या अपने मान को बदलता नहीं है। और जो द्रव्यमान है उसका मापन हम भौतिक तुला, जो फिजिकल बैलेंस होता है, उसके साथ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है भार का। भार क्या है? भार एक सदिश राशि है और परिवर्तनशील राशि है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर उसको द्रव्यमान में परिवर्तन को बताती है। तो और इसका मात्रक न्यूटन होता है, और केमिकल
ये सॉरी स्प्रिंग जो बैलेंस होती है उससे इसका मेजरमेंट होता है। मेन चीज आती है हमारा क्वेश्चन की भाई द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो इसका हम इस जो टेबल है इसका अंतर को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या अंतर है भाई। द्रव्यमान में पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है, और भार में जो द्रव्यमान की मात्रा है वो है, जो सॉरी पदार्थ की जो मात्रा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसमें परिवर्तन को बताती है। जो द्रव्यमान है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। किलोग्राम जो द्रव्यमान है इसको किलोग्राम में मापते हैं, इसको न्यूटन में मापा जाता है। भार जो इसको W बराबर mg, न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपके साथ भाई, जी की वैल्यू या m की वैल्यू दे देगा तो उसका भार पूछ लेगा कितना है। गुरुत्वीय केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाम से ही क्लियर है, किसी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उसके संपूर्ण भार को केंद्रित माना जाता है वह उस वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति अल जैसे हमारी अगर यदि फिक्स्ड शेप की कोई आकृति है तो उनके लिए कहाँ पे होगा, जैसे वर्ग या आयत है तो उसका सेंटर या जो ज्यामिति है उसके सेंटर पर उसका क्या होगा, गुरुत्वीय केंद्र होगा। जो वृत्त है, सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर पे उसका गुरुत्वीय केंद्र होगा। किसी त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच का जो केंद्र है वहां पर मिलाने वाली रेखा पर उसका प्रतिच्छेद बिंदु पर उसका गुरुत्वीय केंद्र होगा। अब बात करेंगे हम संतुलन की। संतुलन दो प्रकार का होता है, स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में गुरुत्वीय केंद्र सबसे नीचे होता है, अस्थायी संतुलन में गुरुत्वीय केंद्र सबसे ऊपर होता है। और स्थायी संतुलन नाम से ही क्लियर है कि अगर यदि उसमें कुछ विक्षोभ भी या कुछ डिस्टरबेंस भी आएगा तो वो वापस बैलेंस में आ जाएगा, उसी स्थिति में आ जाएगा जो उसका पहले की स्थिति है। जबकि जब अस्थायी संतुलन की बात करेंगे तो अगर यदि उसमें थोड़ा बहुत भी विक्षोभ आए या विक्षेप आए, डिफ्लेक्शन आए, तो वह अपनी मूल स्थिति में नहीं आ पाता। तीसरा है हमारा न्यूट्रल बैलेंस, उदासीन संतुलन। ये अगर यदि गुरुत्वीय केंद्र से समान ऊंचाई पर बात करेंगे तो हम अगर यदि कोई पार्टिकल हमारा एक जगह है उसको दूसरी जगह पे भी ले जाएंगे तो वो वहां जाकर भी उसी बैलेंस में रहेगा, मतलब अपने संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। उस प्रकार के बिंदु को उदासीन संतुलन बिंदु कहते हैं। अब ये हमारे एप्लीकेशन पार्ट हैं। गति के अनुप्रयोग, जो यातायात के नियम है वो न्यूटन की नियमों पर आधारित हैं। जो क्रिकेट है, गेंद की गति, दौड़ना, तैरना, अंतरिक्ष यात्रा, ये सब हमारे उसके अनुप्रयोग हैं। बल के अनुप्रयोग में घर्षण बल के अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग में गुरुत्वाकर्षण में कृत्रिम उपग्रह ज्वार भाटा भार मापने में, गुरुत्वीय केंद्र का वाहन डिजाइन में, खेल उपकरण में, भवन निर्माण में, बहुत सारी चीजों में हमारा इन सब का एप्लीकेशन पार्ट में यूज किया जाता है। एक बार आप देख लीजिए इन पॉइंटों को डिटेल वाइज। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हीट और टेम्परेचर का। उष्मा और तापमान का पांचवा जो बिंदु है हमारा सिलेबस का, उसमें मुख्यतः हीट और टेम्परेचर का डिस्कशन किया गया है। उष्मा क्या है, तापमान क्या है, तापमान के मापन की विभिन्न इकाइयाँ क्या क्या हैं, उष्मा के गति के नियम कौन कौन से हैं, और किस प्रकार से उष्मा का परिवर्तन बताता है या उष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हमारा है कि उष्मा की परिभाषा क्या है। उष्मा जनरली एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच तापमान के अंतर को कारण स्थानांतरित होती है। जबकि तापमान क्या है, तापमान वह फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडक होने की मात्रा को दर्शाता है। मतलब कोई वस्तु गर्म कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो उसके टेम्परेचर को बताती है। जो मेन डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर में उसको हम इस टेबल से डिस्कस किया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जो हीट है वो एक प्रकार का एनर्जी का रूप है, जबकि तापमान है वह गर्माहट की तीव्रता या उसके जो कैसे
वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसकी तीव्रता को बताती है, जबकि जो ऊष्मा है उसको जूल में मापा जाता है, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। जो ऊष्मा है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तापमान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो ऊष्मा है वो एक योगशील राशि है, जबकि तापमान है वो अयोगशील राशि है। तो अब हम डिस्कस करेंगे तापमान का मापक्रम किस प्रकार के स्केल पे किया जाता है, कि तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड में नापें तो कितना आएगा, फ़ारेनहाइट में मापें तो कितना आएगा। तो एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि विभिन्न प्रकार के हमारे पास तापक्रम स्केल दिए हुए हैं, तो इसमें इसका मान क्या होगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और उनकी वैल्यू बताऊंगा। तो देख लीजिए, एक दो फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन में, कि कोई वस्तु डिग्री फ़ारेनहाइट में दे देगा तो उसका डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन करवाएगा, या अगर कोई तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो जो सबसे पहले हमारा मुख्य स्केल है तापमान का वो सेल्सियस है। अगर यदि किसी वस्तु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वो उस वस्तु का फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु है। और अगर यदि तापमान 100 डिग्री है तो वो उस वस्तु का क्वथनांक या उस वस्तु के बॉइलिंग पॉइंट को बताता है कि वस्तु कितने टेम्परेचर पर उबल रही है या कितने टेम्परेचर पर बर्फ बन रही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जैसे हम पानी की बात करेंगे। जो डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान स्केल है, इसको जो डेवलप किया था हमारा एंडर्स सेल्सियस ने इसके एस्टेब्लिश किया था। और जो ये हमारा केल्विन में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, ये हमारा फ़ारेनहाइट में, ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में, ये विभिन्न प्रकार के स्केल दिए हुए हैं। इनका इनमें कन्वर्जन बताया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होता है। तो जब हम बात करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो हमारा 273 केल्विन टेम्परेचर होता है केल्विन में। और जब 100 डिग्री की करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे भाई, 273 प्लस 100, तो कितना हो गया हमारा 373 केल्विन। जैसे ये हमारा बताया है यहाँ पे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 373.15, मतलब ये 273.15 है। जनरली अगर देगा तो 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा 373 केल्विन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर यदि उसी तापक्रम को हम फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये जैसे मैंने बताया आपको, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, केल्विन में 273 केल्विन है। और अब फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे, तो जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 था, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री था, क्वथनांक बिंदु सेल्सियस में जो फ़ारेनहाइट में है वो 212 फ़ारेनहाइट होगा। तो फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से व्यक्त करते हैं, और इसका जो डेवलपर था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट था। तो फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में अब कन्वर्जन कैसे होता है उसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। उस फॉर्मूले को देख लिए, उसके भी आप पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा केल्विन स्केल, जो मैंने आपको बताया है कि जीरो जीरो तापमान पर जो होता है 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 273.15 केल्विन होगा। और जो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, तो 100 उसमें जोड़ देंगे तो 373.15 केल्विन। अब तापमान का रूपांतरण है, इसमें कोई एक फॉर्मूला देख लीजिए, उसके ब्याह पे आप बाकी सब सोल्व कर लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्जन कैसे होगा। तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, जो फ़ारेनहाइट है उसका मान 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब जब हम बात कर रहे हैं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो इस फॉर्मूले में हम जैसे भाई वैल्यूज
T बराबर 0 पुट करेंगे तो F बराबर 9/5 गुना 0 प्लस 32। तो ये तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार अगर यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको कन्वर्ट करेंगे कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। F बराबर 9/5 गुना 100 प्लस 32, 20 पंजे 100, 20 नम्मा 180 प्लस 32, जोड़ दो भाई, 2 8 3 11 और एक 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ताप टेम्परेचर, तो कितना फ़ारेनहाइट होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसा कि जो ऊपर हमने स्केल बनाया हुआ था उस स्केल में दिखाया हुआ था। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कैसे बनाएंगे और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे बनाएंगे, तो इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के, अगर आपको क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट दिया हुआ है कि 212 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो यहाँ पे F की वैल्यू 212 रख दो, उसमें से ये 32 को उधर ले जाओ, 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे नीचे किया हुआ है। अब केल्विन का बताया था मैंने कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 जोड़ दो, और केल्विन से सेल्सियस में करेंगे तो 273.15 को घटा दो। ये आपका ताप का निर्धारण या रूपांतरण है। तो एक ये फॉर्मूला कर लो, आपका एक से या दो क्वेश्चन जो आएंगे वो इससे डायरेक्ट बन जाएंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में ताप का परिवर्तन कैसे होता है, या केल्विन में। अब आएगा हीट का ट्रांसमिशन या ट्रांसफर, ऊर्जा का संचरण कैसे होता है। ऊर्जा संचरण की बहुत सारी विधियां हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चालन, मतलब जब ठोस पदार्थ हैं उनके अणुओं में कंपन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। चालन मतलब चलकर, नाम से ही क्लियर है। तो उष्मा के चालन के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और उष्मा का चालन मुख्यतः ठोसों में होता है, और अणुओं का वास्तविक स्थानांतरण नहीं होता है इसमें। अब जैसे हम बात करेंगे कि जो कोई धातु की छड़ है, उसका एक सिरा गर्म हो गया तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो जो चाय का गर्म है, सॉरी, चाय का कप है, अगर गर्म चाय डालेंगे स्टील के कप में, वो गर्म है, अगर हम हाथ को पकड़ेंगे कि हमारा हाथ भी गर्म फील होता है। तो किसकी वजह से? वो कंडक्शन ऑफ हीट, उष्मा के चालन की वजह से होता है कि उष्मा का माध्यम चाहिए, उसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है हीट, जबकि पार्टिकल वहीं रहते हैं, उनका वास्तविक रूप से कोई रूपांतरण नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम ऊर्जा के बात करेंगे कन्विक्शन, संवहन। नाम से क्लियर है कि वास्तविक रूपांतरण, मतलब जो लिक्विड और गैस हैं उसमें अणुओं का वास्तविक रूपांतरण उष्मा के द्वारा होता है, उसी को उष्मा का संवहन बोलते हैं। संवहन एक तो नेचुरल रूप से होता है, एक फोर्सफुली होता है। मतलब जो प्राकृतिक संवहन है वो घनत्व में अंतर के कारण होता है, और जो बलपूर्वक संवहन है वो बाह्य बल के द्वारा होता है। जैसे जो हमारी समुद्री स्थलीय हवाएं हैं, पंखा या एयर एसी का जो काम है, ये सब प्रकार से संवहन का काम करता है। जो एसी में हमारे लगा होता है, एक गर्म जो जेट होती है उस हवा को बाहर फेंकता है, और कूलिंग के थ्रू उसको अंदर ठंडी हवा का वो भेजता है। उसके बाद आता है विकिरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उष्मा का स्थानांतरण होता है, और विकिरण के लिए हमारे को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में भी विकिरण पॉसिबल है, और प्रकाश की चाल से भी उष्मा का विकिरण होता है। जैसे जो सूर्य है वहां से पृथ्वी तक जो अपने जो लाइट आती है वो विकिरण के थ्रू आती है।
और दूसरा क्या है, जैसे हम जब आग जला के उसके पास बैठते हैं तो हमारे को गर्मी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि उष्मा के विकिरण की वजह से हमारे को वो होती है। और उष्मा के विकिरण के लिए स्टीफन और बोल्ट्जमान ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या था कि जो ऊर्जा है, वो जो तापक्रम है, उसकी पावर 4 के समानुपाती होती है, E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। या जो विकिरण ऊर्जा है वो E बराबर सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, जहाँ सिग्मा स्टीफन नियतांक है, ए सतह का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, और टी तापमान है या तापक्रम है। अब विभिन्न माध्यमों में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है? ठोस में चालन से होता है, मतलब इनकी जो तापीय चालकता होती है वो अच्छी होती है। ध्रुवों में, हाँ सॉरी, ठोस की बात कर रहे हैं तो इनमें जो ऊष्मा है वो मुख्यतः चालन से होती है। धातुओं में तीव्र चालन होता है, अधातुओं में धीमा चालन होता है। ताप की चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक सुचालक, दूसरा कुचालक, और तीसरा अर्धचालक। जो नाम से ही क्लियर है, सुचालक मतलब जिनमें ऊष्मा का चालन इजीली हो जाता है। धातुएं सामान्यतः सुचालक का काम करती हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। कुचालक वे पदार्थ जिनमें उष्मा का चालन नहीं होता है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कांच, प्लास्टिक। और उसके बाद आता है तीसरा, एक होता है हमारा अर्धचालक, जिनमें क्या होता है कि जो उष्मा का चालन है वो सामान्य ताप पर तो नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद वो चालकता की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे ध्रुवों में, लिक्विड में। तो लिक्विड में संवहन के द्वारा होता है, चालन नगण्य होता है, और संवहन धाराएं घनत्व के कारण होती है। गैसों में संवहन और विकिरण दोनों के कारण होता है, चालन बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया सबसे पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो द्रव होता है, द्रव में तो संवहन से होता है, गैसों में संवहन और विकिरण से होता है, और जो ठोस होते हैं उनमें चालन से होता है। अब ऊष्मा की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हीट पे? तापमान में वृद्धि करेंगे तो जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसमें कैसे परिवर्तन होगा? जो ऊष्मा की मात्रा है वो द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा और तापमान में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होती है। अवस्था परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, मतलब गलन का क्या मतलब है? गलन का मतलब कोई ठोस है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वो गलन। हिमा हिमीकरण, कोई लिक्विड है वो टेम्परेचर कम करने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण है, कोई लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। एक कंडेंसेशन है, संघनन है, कोई गैस है उसको टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। एक हमारा उद्रवपातन है, उसमें क्या होता है कि जो ठोस अवस्था होती है वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अवस्था परिवर्तन, गलन, ठोस से लिक्विड, हिम फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड, वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैसीय, कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड, और जो उदरपातन है उस हमारा डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। अब ताप का प्रसार होता है, ताप का प्रसार 3 प्रकार का होता है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार। जो रेखीय प्रसार होता है वो सीधा होता है तापक्रम, जबकि क्षेत्रफल प्रसार है वो जो रेखीय प्रसार होता है उसका दुगुना होता है, और आयतन प्रसार रेखीय प्रसार का 3 गुना होता है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, विभिन्न प्रकार की कंब्यूशन रिएक्शन, जो फूड का कुकिंग है, और जो बहुत सारी जो धातुएं होती हैं उन पे जो जंग वगैरह लगता है,
वो सारे केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा की। मतलब स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नाम से क्लियर है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई लिक्विड है, तो अगर उस लिक्विड को हम वेपोर में या गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारे को आवश्यक ऊष्मा है वह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पे हमारा गैस सॉरी जो बर्फ है उसको हम पानी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो आवश्यक हीट है वो हमारी उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो गुप्त ऊष्मा हमारी दो प्रकार की होती है। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जिसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्यमान में लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। जो बर्फ है उस बर्फ को उसी टेम्परेचर पर पानी में बदलने के लिए जो लेटेंट हीट की आवश्यकता है वो उसकी गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जो गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है वो अपनी होती है Q बराबर एम एल, और F का मतलब फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एम एल। ये अपना बताता है गलनांक की गुप्त ऊष्मा को। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण क्या है कि जैसे कोई 1 किलोग्राम द्रव है, वो अपने उसी बॉइलिंग पॉइंट पर वेपोर में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो लेटेंट हीट, उसकी वेपोराइजेशन लेटेंट हीट कहलाती है। और वेपोराइजेशन लेटेंट हीट है वो Q बराबर एम एल वी, इसके डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता है। या तो वैल्यू में पूछता है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, या ये पूछ लेता है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा, 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो जो आवश्यक ऊष्मा है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 100% क्वेश्चन पूछता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 4.18 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। या उसका फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। या ये सिंपल डेफिनेशन पूछेगा कि निम्न में से विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या है। 1 किलोग्राम पदार्थ को तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब हम डिस्कशन करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स है उससे रिलेटेड कुछ नियम है, तो उन नियमों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के 4 नियम है, जिनमें पहला नियम शून्य नियम है, फिर प्रथम नियम है, फिर द्वितीय नियम है, फिर तृतीय नियम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है। सबसे पहले तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है। तापमान को बताता है, तापमान के बारे में बताता है। अब क्या कहता है कि जैसे कि कोई दो वस्तुएं ए और बी हैं, वो कोई तीसरा कंडेंसर अपना सी है, तो ये ए सी के साथ साम्य अवस्था में है, बी भी सी के साथ साम्य अवस्था में है, तो जो ए और बी है ये भी आपस में साम्य अवस्था में रहेंगे। जैसे
यदि कोई दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के साथ तापीय संतुलन मतलब तापीय साम्य अवस्था में हैं तो वे वस्तुएं आपस में भी तापीय संतुलन में रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ए और बी दो वस्तुएं हैं जो सी के साथ तापीय संतुलन में हैं, तो ए और बी दोनों आपस में तापीय संतुलन में रहेंगी। जब तापीय संतुलन की बात कर रहा है तो इसीलिए जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तापमान के कंसेप्ट को बताता है। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि जीरोथ लॉ मतलब उष्मागतिकी का शून्य नियम किस वस्तु के बारे में बताता है। ऑप्शन दे देगा तापमान, ऊर्जा, उष्मा और भी कुछ दे देगा, तो आपका आंसर आएगा तापमान के कंसेप्ट को बताता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आंतरिक ऊर्जा के कंसेप्ट को बताता है। ये डायरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा लॉ किसके कंसेप्ट को बताता है। तो पहला का लॉ था, सॉरी, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताता है कि जो उष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। और ऊर्जा का आपको पता है, ऊर्जा संरक्षण से ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। या मैंने बताया डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, या मैथमेटिकल फॉर्म में डेल यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा है, क्यू उष्मा है और डब्ल्यू किया गया कार्य है। अब उष्मा गतिकी का जो दूसरा नियम है ये अपने आप को कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी को भी बताता है। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, कि जो हीट है उसको बताने के लिए क्या बताएगा कि कोई वस्तु अपने आप ठंडी से गर्म नहीं होगी, या गर्म मतलब पूर्ण रूप से अगर गर्म है, सॉरी ठंडी है तो पूर्ण रूप से वो गर्म नहीं होगी। कब? जब तक उस पर किसी कोई माध्यम की किसी की माध्यम की सहायता से उसमें कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब जैसे उष्मागतिकी का दूसरा नियम है, सिंपल सा डायरेक्ट इसने स्टेटमेंट लिखा है, उष्मा का अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में प्रवाह नहीं हो सकता। अब उष्मागतिकी के दूसरा नियम से एंट्रोपी का कंसेप्ट आया था, और इसी के बिहाफ पर उष्मागतिकी के दूसरे नियम पे ही कार्नोट इंजन आधारित है जो आप लोग पढ़ते हैं। तो कार्नोट इंजन हमारे इसमें डिस्क्राइब नहीं है। तो कार्नोट इंजन के लिए दो नियम दिए थे उष्मागतिकी के दूसरे नियम पे, केल्विन और प्लांक का। अब उष्मा को मापने के यंत्र हैं कैलोरीमीटर, उशिष्ट उष्मा को मापने के लिए, गुप्त उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। और थर्मामीटर के बहुत प्रकार के थर्मामीटर हैं, पारा का थर्मामीटर, एल्कोहल का, डिजिटल का, इंफ्रारेड का, पायरोमीटर मतलब हाई टेम्परेचर पर कुछ धातुएं उनको गलाएंगे तो उनके लिए इनका उपयोग पायरोमीटर का करते हैं। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे उष्मा का चालन और संवहन कहाँ, खाना पकाने में है, उष्मा का निष्कासन और रेफ्रिजरेशन में है, और जो रेडिएशन है वो हीटर में होता है, और उष्मा का जो अवरोध है वो थर्मल फ्लास्क में। इसके एप्लीकेशन पार्ट इंडस्ट्रियल में भी खूब सारे हैं, रेफ्रिजरेशन में, मेटल उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रीन हाउस में,
ये बहुत सारे, इनको आप लोग डिटेल में देख लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है, इसका लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला बिंदु है विद्युत आवेश से क्या अभिप्राय है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूलभूत कण है जो उसमें विद्युत या चुंबकीय होने की घटनाओं को उत्पन्न करता है। और विद्युत आवेश है जो चार्ज है, वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जो प्रोटॉन होता है उसमें हमारा धनावेश होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऋणावेश होता है। जो धनात्मक है उसको प्लस ई, ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन को उसको माइनस ई, या धनात्मक को प्लस क्यू से व्यक्त करते हैं और ऋणात्मक को माइनस क्यू से करते हैं। ये आवेश के बारे में आप लोग जानते हैं सभी। हाँ, सबसे मेन है आवेश की प्रॉपर्टी। और जो आवेश की प्रॉपर्टी है, इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि आवेश का संरक्षण, जैसे ऊर्जा का संरक्षण है वही आवेश का संरक्षण है। आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। हाँ, मेन क्वेश्चन बनता है कि जो आवेश है उसका क्वांटीकरण मान क्या होता है, मतलब उस क्वांटीकरण मतलब वो पैकेट्स के रूप में अलग अलग पाया जाता है। तो जो आवेश है Q बराबर एन ई होता है उसका आवेश का क्वांटीकरण मान, जहाँ एन पूर्णांक संख्या है, मतलब आवेश एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होगा। और अगर यदि दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो वो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे दोनों आवेश यदि धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, या पहला ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो आवेश की बात हमने की। आवेश एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक होने की घटनाओं को दर्शाता है, और आवेश का मान क्वांटीकृत होता है। यही उसका पॉइंट है जो पूछ सकता है एग्जाम में कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। Q बराबर एन ई। आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षी होंगे, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षी होंगे। ये इसके दो गुण धर्म हो गए आवेश के। अब बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई विद्युत आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम कूलाम के नियम की बात करेंगे सबसे पहले। जिस प्रकार हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, इसी प्रकार विद्युत आवेशों के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था। उसने बताया था कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 हैं और R दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षी या प्रतिकर्षी बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। इस कूलाम के बल के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया है कि यदि हम कोई एक चार्ज यूनिट ले लें, इकाई धनावेश ले लें, तो उस पर लगने वाला बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर है। अगर इसी में कोई एक चार्ज और ले लें Q1 Q, तो F अपॉन Q या के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, जो ये हमारा है E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। जो के है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दर्शाता है, जो यहाँ मैंने लिखा है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, भाग में दे दूं यदि मैं एक कोई चार्ज Q1 का तो कट गया, के Q2 आर स्क्वेयर या Q2 को Q मान लूं तो के Q अपॉन आर स्क्वेयर। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, ये फॉर्मूला पूछेगा आपको डायरेक्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है वोल्ट अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन कूलाम। हाँ, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पे जाके खत्म होंगी। विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा विभवांतर। विभवांतर विद्युत विभव क्या है? अगर किसी इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट पर लाने में इकाई धनावेश को लाया जाता है तो उसके लिए जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर कहलाता है। अर्थात अनंत से एक निश्चित बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं और V बराबर ये किया गया कार्य और बटे में इकाई धन आवेश। और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ऐसा ही मात्रक। अब बात करेंगे विभवांतर, नाम से ही डिफरेंस है। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। विद्युत क्षेत्र का जो विभव है उसकी ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। E बराबर माइनस का dV/dr। मतलब विद्युत क्षेत्र की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इनके बीच में संबंध क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा से कि भाई विद्युत धारा क्या होती है। धारा आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं कि जितना चार्ज है वो समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है उसका जो फ्लो है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। जैसे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, I बराबर Q/T। विद्युत धारा दो प्रकार धारा का मात्रक एम्पियर होता है और धारा दो प्रकार की होती है, एक हमारी AC और दूसरी DC। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता रहता है। दिष्ट धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है। AC और DC में अंतर है। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत परिपथ के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसमें बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिरोध की। प्रतिरोध का मतलब नाम ही है रेजिस्टेंस, कि धारा के प्रवाह में बाधा डालने का काम करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं और ओम में इसका मापन किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग का कलर अलग अलग प्रतिरोध को दर्शाता है। विद्युत स्रोत ये बैटरी या जनरेटर होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बैटरी, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल। स्विच परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे परिपथ की। परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा श्रेणी परिपथ, एक होता है हमारा समांतर परिपथ। जब हम बात करेंगे श्रेणी परिपथ की तो श्रेणी परिपथ में सारे घटक एक ही रास्ते में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रतिरोध की तो एक प्रतिरोध जुड़ गया, दूसरा प्रतिरोध जुड़ गया, सारे प्रतिरोध एक ही रास्ते में जुड़े हुए हैं। इन रास्तों पर क्या होता है, सभी घटकों में धारा का मान समान प्रवाहित होता है जबकि विभव का मान अलग अलग होता है। तो जो टोटल धारा है वो V बराबर IR ओम के नियम से हम निकालेंगे। तो जब हम बात करेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तो सीरीज रेजिस्टेंस की ये फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट या न्यूमेरिकल आपसे कैलकुलेट करवाएगा कि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि तीन
R1 बराबर 3 ओम दिया हुआ है, R2 बराबर 2 ओम दिया हुआ है और R3 बराबर 3 ओम दिया हुआ है। तो पूछेगा अगर यदि तीन प्रतिरोध R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम दिए हुए हैं, तो इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दो, 3 + 2 + 3 तो 8 ओम। ये आपका आ जाएगा भाई आर किस में, श्रेणी क्रम प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वोल्टेज का मान V1 प्लस V2 प्लस V3, जबकि धारा का मान समान, ये आई रहता है टोटल। अब बात करेंगे हम समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो सभी घटक हैं वो अलग अलग रास्तों में जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सॉरी, एक परिपथ R1 रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है, दूसरा परिपथ R2 रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा है, तीसरा परिपथ R3 के साथ जुड़ा है, तो उन सभी घटकों में विभव का मान समान रहेगा। जब हम बात कर रहे थे श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान था, समांतर क्रम में विभव का मान समान है, धारा का मान अलग अलग है, और परिणामी प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर प्रतिरोध हो जाएगा। श्रेणी क्रम प्रतिरोध में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था। इसी प्रकार इसमें समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब नेक्स्ट आता है पदार्थ की चालकता और प्रतिरोधकता से क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आपके बने। प्रतिरोध, मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा प्रवाह में बाधा डालता है। प्रतिरोध को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध जो डिपेंड किस किस चीज पर करता है, ये न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमेशा या तो न्यूमेरिकल आएगा या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की या जो चालक है उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। R प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और पदार्थ के जो क्षेत्रफल है या जो चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L/A। और समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो रो रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता को दर्शाता है। तो हम बात कर रहे थे प्रतिरोधकता की या प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ या किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उस चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा कि किसी चालक पदार्थ की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा। अगर लंबाई दुगनी कर दोगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। या किसी चालक पदार्थ का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जब ए का मान 1/2 रखोगे तो ऊपर चला जाएगा तो दुगना हो जाएगा। अब प्रतिरोधकता यहां से हम निकाल लेंगे भाई, रो का मान, रो बराबर RA/L। और प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वो पदार्थ की चालकता को बताता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता, और जो चालकता होती है चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ। और अब
चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तीन प्रकार से, सॉरी, प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तीन प्रकार का किया गया है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक पदार्थ वे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है या शून्य होती है, जैसे इसमें रेंज दी है 10⁻⁻8 से 10⁻6 -6 ओम इंटू मीटर। और चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इसके एग्जाम्पल है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता कुचालकों से तो कम होती है और चालकों से अधिक होती है, उन दोनों के मध्यम रेंज में होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हमारे पास हैं भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम। और सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो हमारे का वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जो बैंड गैप है, वो मैंने एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो जर्मेनियम है इसका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हमारे अर्धचालक। कुचालक, कुचालक वे पदार्थ हैं या अवरोधक, इंसुलेटर, जिनकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है 10⁻12 से 10⁻16 मीटर। अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ नियम है, उन नियमों को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से नियम है, जिनमें सबसे पहले हमारा आता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो सारे कारक इसमें डिस्कस किए गए हैं। सिंपल सी बात है, ओम का नियम क्या है कि यदि अब जो हमारी फिजिकल कंडीशन है उनको ध्यान में रख के किसी पदार्थ में जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित होने वाली धारा उस पदार्थ के विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I होती है। कब, क्या क्या कंडीशन होती है? अगर यदि चालक का तापमान स्थिर हो और उसकी फिजिकल स्टेट अपरिवर्तित हो, मतलब चेंज नहीं हो। यदि किसी चालक के तापमान स्थिर हो, भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो, तो उस समय उस चालक पदार्थ से होने वाली प्रवाहित धारा का मान उस चालक पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। जब समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट R आता है, और जो R है इसको हम प्रतिरोध से व्यक्त करते हैं, और जो प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है? स्थिर तापमान और भौतिक अवस्था अपरिवर्तित होने पर किसी चालक पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम है, एक किरचॉफ का धारा नियम है, एक किरचॉफ का वोल्टता नियम है। किरचॉफ का धारा नियम क्या है कि कोई एक ऐसा जंक्शन बिंदु लें जिस बिंदु पर आने वाली धारा और उस बिंदु से जाने वाली धारा, उन धाराओं का बीजगणितीय योग अगर यदि शून्य है तो वो किरचॉफ के धारा नियम को बताते हैं। और जो किरचॉफ का धारा नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण पर आधारित है। आपका पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि किरचॉफ के दो नियम है, एक किरचॉफ का धारा नियम है जिसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, एक किरचॉफ का वोल्टता नियम है जिसे केवीएल बोलते हैं। जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किरचॉफ का करंट लॉ, धारा नियम, और वोल्टता नियम है या विभवांतर नियम है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। और किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, मतलब आने जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी, या उन दोनों धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। और किसी बंद लूप में, बंद लूप बात करेंगे तो जो सभी विभवांतर हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा, या एकांतर क्रम में जोड़े गए सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
कूलाम का नियम मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र पे आवेशों के बारे में बताता है कि दो आवेश Q1 Q2 चार्ज हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके ऊपर लगने वाला बल का मान F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, और ये समानुपाती नियतांक की। अब एक है विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या बताता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत पृष्ठ पे जो फ्लक्स है वो ई डॉट डी ए का क्लोज सरफेस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत धारा के प्रभाव हैं, बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट हैं। क्या क्या है? तापीय प्रभाव है, जूल के नियम को बताता है, जो इसको एक बार आप देख लीजिए। और ताप के प्रभाव के अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। कमरे को गर्म करने के लिए हम विद्युत हीटर करते हैं, पानी को गर्म करने के लिए गीजर का उपयोग करते हैं, कपड़े को प्रेस करने के लिए इस्त्री का उपयोग करते हैं, रोटी सेकने के लिए टेस्टर का करते हैं, पानी उबालने के लिए केतली के। सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, विद्युत भट्टी, इंक्यूबेटर, वेल्डिंग मशीन वगैरह। अब विद्युत शक्ति क्या है? प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की खपत होती है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। उसको पी से व्यक्त करते हैं। जो विद्युत शक्ति है हमारी पी है, वो धारा आई और वोल्टता या विभवांतर वी के गुणनफल के समानुपाती होती है, या वी बराबर आई आर होता है। तो जो पी का मान है हमारा, पी बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। या इसका बाद उल्टा करेंगे, वी बराबर, सॉरी, आई बराबर वी अपॉन आर रखेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। और जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक होता है हमारा वाट। और 1 किलोवाट में कितना, 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है? ये होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए ओरस्टेड ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और सीधे धार के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र के अलग अलग है। दाहिने हाथ का नियम है कि राइट हैंड रूल है कि दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताएगा, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वर्ताकार लूप है, उसके केंद्र पर क्या होगा, परिनालिका के सिरों पर क्या होगा, ये सब आप उसमें है नहीं। ये एक बार इसको देख लीजिए कि भाई क्या क्या मान है। हाँ, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो देख लीजिए। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल है, पंखे, मिक्सर वगैरह, लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर का उपयोग हम करते हैं धारा को मापने के लिए, और वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभव को मापने के लिए। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में फैराडे के 2 नियम है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत उपघटन से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित पदार्थ के आवेश के समानुपाती होती है। दूसरा नियम कहता है कि समान आवेश प्रवाहित करने पर विभिन्न पदार्थों के मुक्त होने वाले द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे पूरा जो भी है। और ये कुछ अब हमारे बेसिक बचाव वगैरह और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इनको आप एक बार देख लीजिए सभी को इस पीडीएफ से। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा क्लास था, इस क्लास में हमने कम समय में लगभग सभी टॉपिकों को कवर किया है। और जो भी टॉपिक है या कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप, मुझे उम्मीद है ये जो हमारी एक मैराथन क्लास रही है आज, जो परिचारक के संबंधित प्रयोगशाला परिचारक में भौतिकी की, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप इसको देख के जाइए, और आने वाली परीक्षा में उम्मीद है इससे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। और इस क्लास को आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा श्री जी एकेडमी का ऐप है या जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों को आपकी आगामी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच।